नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफ़ा खानम शेरवानी। मुझे पता है कि भारत में लोग लगातार आधी रात से जागे हुए हैं, भारत और पाकिस्तान में भी जागे हुए हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वायर कब यूट्यूब पर लाइव आएगा और हमें सच्ची और पक्की खबरें देगा। हम हाज़िर हो गए हैं आपके सामने। आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया है और ये सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर है। इसको लेकर अभी कई घंटे गुजर चुके हैं। भारत का कहना है कि उसने जो आतंकवादी ठिकाने हैं पाकिस्तान में, जहां से आतंकवादियों को संचालित किया जाता है और संचालित किया गया, पहलगाम में जो 26 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली गई, उन ठिकानों पर हमला किया है। लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक पूर्वक भारत की जो सेना है और भारत की जो सरकार है, वो इस पर इस तरह से स्टैंड ले रही है कि वो उसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्केलेट नहीं करना चाहते, यानी कि इसको बढ़ावा नहीं देना चाहते। इसको वो किसी जंग का नाम नहीं दे रहे हैं। जो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसमें उससे ट्वीट किया गया, वो भी अपने आप में मैं कहती हूँ सोशल मीडिया के दौर में देखिए, जो बहुत ही रिवायती और पारंपरिक तरीके से जो संस्थाएं चलती हैं, वो भी अपने को सोशल मीडिया के हिसाब से बदलती हैं। एक बड़ा पोस्टर आपने वहां देखा, उसमें सिंदूर लिखा हुआ था और सिंदूर में लाल रंग का जो सिंदूर है उसको ओ में इस तरह से भरा गया, जैसे भारत में महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो अपनी मांग में सिंदूर भरा करती हैं। ये सिंदूर की भी अपनी जो परिभाषा दी गई है, इसकी अपनी मैसेजिंग है, इसके जरिए भी एक संदेश दिया गया है। और साथ साथ ये सिंदूर पोस्टर के अलावा, जो सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया गया है इसको, इसके अलावा ये भी कहा गया कि इंसाफ हो गया है, न्याय मिल गया है, जस्टिस इज डन। ये भी इंडियन आर्मी के इस हैंडल ने किया कहा। और भारत का जो रक्षा मंत्रालय है वो कह रहा है कि भारत की कम से कम 2 सेनाओं ने इसको साथ आकर एक तरह का जॉइंट ऑपरेशन है। इसमें जो सूचना है वो अलग-अलग तरीके से आ रही है कि भारत क्या कह रहा है, पाकिस्तान इसके जवाब में क्या कह रहा है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ये कहा कि ये जंग पाकिस्तान के ऊपर थोपी जा रही है और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ राहुल बेदी हैं, जाने-माने सुरक्षा जानकार हैं, और साथ ही सिद्धार्थ वरदराजन भी, द वायर के फाउंडिंग एडिटर। और ये आप यकीन जानिए कि दोनों वो लोग हैं जिन्होंने एक पल के लिए भी अपनी आंख नहीं झपकाई है। मैं सिद्धार्थ से ही बातचीत कर रही थी कि आप थोड़ा आराम करेंगे या मेरे शो में अभी लाइव आएंगे, तो उनका कहना था कि ये बहुत असाधारण समय है, पत्रकारों के सोने का समय नहीं है, हम भी एक तरह के सूचना के फौजी ही होते हैं। सिद्धार्थ, ये बताइए कि फिलहाल 9 जगहों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की है। भारत ने पाकिस्तान की सरजमी पर कदम नहीं रखे हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि बूट्स नहीं रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हमला किया गया है, उसको आप हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे? क्या ये 9 जगह हैं, या जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि ये 6 जगह हैं? पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है, और वहां की जो आर्मी है, मिलिट्री है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 2 बजे कर दी और ये भी बता दिया कि मस्जिद पे हमला किया गया है और उसमें कितनी महिला, कितने पुरुष और कितने बच्चे मारे गए हैं। देखिए, अगर हम एक सिलसिलावार तरीके से इस पे बात करें तो अनाउंसमेंट पहले भारत की रक्षा मंत्रालय ने किया तकरीबन 2 बजे के आसपास सवेरे, और बताया गया कि 9 ठिकानों पे अटैक हुआ है। और भारतीय स्टेटमेंट में दो बातें मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण थी। एक तो इन्होंने कहा कि हमने ऐसी जगहों को निशाना बनाया जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। ये एक दावा, एक क्लेम भारत के रक्षा मंत्रालय के हवाले से उस स्टेटमेंट पे दिया गया। और दूसरा कि हमने किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया। और साथ में रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि ये जो कार्रवाई हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं एस्केलेट हो जाए और ये मतलब आगे जाके किसी और चीज में तब्दील हो। ये ऐलान था। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने उन जगहों के नाम तक नहीं दिए जहां पे हमला किया गया। डिटेल्स बहुत कम थे। लेकिन ये, जैसे आप खुद कह चुकी हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है। तो भारत सरकार के कहने से पहले और पाकिस्तान की सरकार कहने से पहले सोशल मीडिया पे वीडियोस आने लगी, तो सबसे पहले फौरी तौर पे पता चला कि बहावलपुर, जो पंजाब का एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है, जाना माना ऐतिहासिक शहर है, लेकिन अगर
हमसे पूछा जाता एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले कि अगर भारत किसी ठिकाने पे हमला करेगा तो कौन सा निशाना नंबर 1 या नंबर 2 पे होगा, तो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अजहर, जी तो जी मसूद अजहर का ठिकाना है ये, तो उसका हेडक्वार्टर्स है बहुत बड़ा। वहां पे उन्होंने एक मस्जिद सुबहान अल्लाह के नाम से वहां पे एक इस्टेब्लिशमेंट बना रखा है, जहां पे अलग अलग जो है एक्सट्रीमिस्ट मीटिंग्स होती हैं। तो जाहिर है कि उसको निशाना बनाया गया, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। साथ में मुरीद के से भी जो है वीडियोग्राफी आने लगी कि वहां पे कुछ जगहों पे हमला किया गया, और धीरे धीरे जो है पाकिस्तान की सरकार ने ये बताना शुरू किया कि पीओके के कुछ इलाके में मुजफ्फराबाद का नाम लिया गया, कोटली का नाम लिया गया। हाँ, जहां भारत सरकार 9 जगह का दावा कर रही थी, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं सिर्फ 5 या 6 जगहों पे हमला हुआ। ये एक है डिफरेंस जो मैं मतलब इसके पीछे कैसे हम इसको समझ पाए, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान का क्लेम इमीडिएटली यही था कि भाई सिविलियंस को निशाना बनाया गया है, मस्जिदों को निशाना बनाया गया है। अब देखें, मस्जिद सुभान अल्लाह कहने के तो ये मस्जिद है, लेकिन जिस तरह से इस जगह को यूज किया गया, 2019 में पाकिस्तान की सरकार ने खुद मस्जिद सुभान अल्लाह को टेक ओवर किया, पंजाब की सरकार ने, ये कहते हुए कि भाई यहाँ पे जो जैश ए मोहम्मद है ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज कर रही हैं, कर रहे हैं, एंटी नेशनल टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ऐसी जगह थी जहाँ पे एक तरह से लाजमी था कि इनको निशाना बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आप कहें कि भाई एज जर्नलिस्ट व्हाट डू वी नो, हमारे पास सिर्फ भारत सरकार के दावे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत के दावे हैं। जी पाकिस्तान कहता है कि भाई टोटल 8 लोग मरे हैं, 8 लोग में से तकरीबन 2 या 3 या 4 औरतें और बच्चे हैं, ऐसे उनका कहना है, और 31 या 35 लोग घायल हुए हैं, हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन नुकसान अगर हुआ है तो आम सिविलियन को हुआ है, दहशतगर्दों को नहीं हुआ है। ये उनका क्लेम है, और इस पे कितनी सच्चाई है, कितना जो है इसकी वेरिफिकेशन हो पाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये एक तरह से भारत सरकार ने कदम लिया है, पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस भी दिया। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने 5 या 6 हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों को गिरा दिया है। इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है कि गिराया है नहीं गिराया है, अगर गिराया है तो कहाँ गिरे, किन परिस्थितियों में इनको गिराया गया। तो ये क्लेम और काउंटर क्लेम का सिलसिला जो है दोनों जारी ममालिक के रहेगा। बीच राहुल बेदी के पास मैं जाना चाहती हूँ और उनसे ये समझना चाहती हूँ कि बताया जा रहा है कि भाई 1971 के बाद जिस पैमाने पर जंग होनी, जिसे हम करगिल को अगर जंग ना माने, एक तरह का एक लिमिटेड वॉर या अपने पहाड़ खाली कराने की मुहिम मान लें, तो इसको क्या ये माने कि 71 के बाद इतने साल बाद, अब लगभग मान लेते हैं 54 साल बाद फिर से एक जंग इसको कह सकते हैं? आप मुझे एक परिभाषा के तौर पे बताइए, क्योंकि लोग तो काफी एक तरह से एक्साइटेड भी हो रहे हैं, कुछ लोग फिक्रमंद भी हो रहे हैं कश्मीर से। मैं उनके ट्विटर हैंडल्स के जरिए और कुछ कश्मीरी पत्रकारों को मैं देख रही हूँ और उनके ट्वीट्स पढ़ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि बड़े फिक्रमंद हैं कि जाहिर है एक सैंडविच के तौर पर दोनों देशों के बीच फंसा हुआ है कश्मीर, और ये पूरा जो मामला है ये भी दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर भी है। तो मुझे सबसे पहले बताइए, क्या आप इसको जंग मानते हैं? क्या भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जंग छेड़ दी है? भारत तो सीधे तौर पे ये कह रहा है कि भाई हमने सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों पर हमला किया है। क्यों कह रहा है भारत ऐसा? क्योंकि जो आवाज आ रही थी घर घर से, दर दर से, वो तो आ रही थी कि हमें जंग चाहिए, जंग से कम हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जैसे आपने कहा, ये फिक्रमंद बात तो है, क्योंकि अभी इंडिया का अटैक हुआ ये 9 जगह पर, 8 लोकेशंस पर 9 जगह पर, क्योंकि 2 लोकेशंस थी भावलपुर में जहां जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मगर ये पाकिस्तान का तो 100% रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन कहाँ होगा, कहाँ अटैक होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मगर मेरे हिसाब में ये मिलिट्री पे अटैक होगा, और मिलिट्री का भी एयरफोर्स बेसिस पे अटैक हो सकता है। जैसे सिद्धार्थ ने कहा, पाकिस्तान से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं
कि 5 या 6 इंडियन फाइटर्स को गिरा दिया गया है। और अभी मैंने देखा ऑनलाइन कि उन्होंने कहा कि 3 रफेल जेट उन्होंने गिराए हैं, मगर इसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। दूसरी ये भी रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया ने भी एक पाकिस्तान का फाइटर जेट जो है वो गिराया है, उसकी भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आ रही। और अगले 2 घंटे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो शायद उसमें थोड़ा एक्यूरेट तस्वीर जो है वो आ जाए। मगर ये एस्केलेटरी लैडर पर ये काफ़ी ऊंची बात जा सकती है, क्योंकि जब पाकिस्तान का रिएक्शन आया, और आएगा ज़रूर, 100% आएगा और जल्दी आएगा, ये देखना है कि ये कहाँ आता है और कितना सिवियर होता है और उसमें कितनी कैजुअल्टीज होती हैं। क्योंकि ये एस्केलेटरी लैडर जो इंडिया और पाकिस्तान का है वो बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा नाजुक है। तो इसका कहना मुश्किल है, मगर फिक्रमंद बात तो ये है। और आगे मैं इसका स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों देश जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, और पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि वो अपना फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिफेंस जो है, ऑफेंस, वो इस्तेमाल करेगा अगर उसके ऊपर कोई खतरा हुआ उसकी एग्जिस्टेंस पर। राहुल बेरी जी, लेकिन जिस तरह से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको देख रही है, मैं 2 देशों को समझना चाहती हूँ, उसमें चीन का जो जवाब है और खासकर अमेरिका का जो जवाब है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बड़े शर्म की बात है और जल्दी जितना निपट जाए ये अच्छा है। ये दोनों देश तो देखिए दशकों से लड़ रहे हैं, उनका जो एक पूरा रवैया, जो एटीट्यूड होता है, वो भारत और पाकिस्तान को एक ही तरह से वो देखते हैं, जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं हाइफनेटेड, यानी एक ही ब्रैकेट में करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं देखा जाता कि भारत आतंकवाद का पीड़ित है और पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है। ये नया एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी नई भाषा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स को किसी एक स्टेक होल्डर के तौर पे आप देख रहे हैं, कोई प्रभाव के तौर पर आप देख रहे हैं? आप दोनों से ही सवाल है मेरा। सिद्धार्थ? नहीं, देखिए, उनका बयान मैंने सुना, व्हाइट हाउस में उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, जल्द, मैं चाहता हूं कि जल्दी ये मामला सुलझ जाए। 2 बातें नोटवर्दी थी उसमें। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के का ये मिलिट्री कदम के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मतलब जो पाकिस्तान उसको कंडेम कर रहा है, अमेरिका ने उसको कंडेम नहीं किया। लेकिन साथ साथ उन्होंने इस बात को उठाने से भी इनकार किया, मतलब उन्होंने पाकिस्तान को मशवरा नहीं दिया कि भाई अब आप रिस्ट्रेंट दिखाइए। आपको याद होगा 1998 में जब वाजपेयी सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे पोखरण में, और सारी दुनिया की नजरें जो हैं वो पाकिस्तान पे थी कि अब पाकिस्तान भी करने वाला है, और अमेरिका ने भरपूर दबाव डाला। उन दिनों नवाज शरीफ वजीर आजम थे पाकिस्तान के, कि भाई आप एटमी टेस्ट मत करें, आप न्यूक्लियर दिशा में मत जाएं। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की बात नहीं मानी। तो कहने का मतलब कि अमेरिका पहले पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम, कारगिल के टाइम पाकिस्तान पे कम से कम बोलने के लिए तो दबाव डालता था, लेकिन अब ट्रंप उनको भी रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है और भारत के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी किस हद तक इसमें इस एस्केलेटरी लैडर जिसका जिक्र जो है बेदी साहब ने किया, उसको कंट्रोल करने में सफल रहेगा, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा आरफा जी, कि फिक्रमंद तो हम सब हैं और हमको होना चाहिए, क्योंकि 2 देशों के बीच जिनका एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एक बहुत लंबा रिश्ता है, जंग नहीं होनी चाहिए। हमारी जो समस्याएं हैं, इनसे अगर हम जूझना चाहते हैं तो जंग इज एब्सोल्युटली द लास्ट थिंग दैट शुड हैपन। लेकिन अगर हम पिछले 20 साल का इतिहास देख लें, कारगिल आपके सामने है, कारगिल के बाद पुलवामा और बालाकोट भी आपके सामने है। इन 2 केसेस में एक बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हुआ, लेकिन दोनों देशों ने काफी मतलब इसको काफी केयरफुली हैंडल किया। कारगिल में ना भारत ने ना पाकिस्तान ने थिएटर ऑफ वॉर को बढ़ाया, कारगिल तक ही सीमित रहा। और बालाकोट, पुलवामा बालाकोट के बाद जो है
पाकिस्तान ने कहा कि भाई भारत ने कुछ खास डैमेज नहीं किया बालाकोट में, और फिर पाकिस्तान ने एक मिलिट्री बेस पे एक किस्म का एक डेमोन्स्ट्रेटिव वहां पे हमला किया जहां पे कोई मरा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, और दोनों देश जो है बड़ी आसानी से फिर अपने आप को डिसंगेज कर पाए। हाँ, एक भारतीय विमान को गिराया गया, एक भारतीय पायलट पाकिस्तान के कब्जे में आ गया, और उसको छुड़ाने के लिए मेरा मानना है कि अमेरिका, सऊदी अरब, 2-3 देशों ने मदद की, और इसलिए मामला जल्दी से डीएस्केलेट हो गया। लेकिन अब भी मैं समझता हूं कि क्योंकि स्टेक्स इतने ज्यादा हैं, और कोई नहीं चाहता कि एक एटमी युद्ध के कगार में दोनों देश खड़े हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान भी कुछ जवाब देगा, या हो सकता है पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि हमने 5 या 6 भारतीय लड़ाकू विमान को गिरा दिए, हो सकता है कि इस दावे से पाकिस्तान संतुष्ट हो जाए। अगर वो अपने, हालांकि इस चीज की कोई सबूत नहीं निकली है, लेकिन अगर पाकिस्तान की जनता इसी बात से संतुष्ट है कि भाई पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, तो हो सकता है कि भाई दोनों देश एक तरह से इसको ना एस्केलेट करें, और वो जो जीना मैं है आपकी तरफ उस पर आती हम ना हूँ। मैं चढ़ें। जो नए दर्शक जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कई हजार लोग देख रहे हैं इस वक्त हमें, 7-8 हजार लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। मैं जो नए दर्शक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वायर पर यहाँ हम जो भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो हमला किया है, उसके लिए हम यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट यूट्यूब लाइव के साथ हाजिर हैं, सच्ची पक्की खबरें लेकर आपके सामने आ रहे हैं। क्योंकि सबसे हैरानी की बात यह है कि न सिर्फ कि भारत बल्कि पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार भी फेक न्यूज और फेक ट्विटर हैंडल्स के, मैं कहूंगी एक तरह से जाल में फंस रहे हैं या फंस जाना चाहते हैं। एक ट्विटर हैंडल था जिसको ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने जिसका पर्दाफाश किया कि वो पाकिस्तान से संचालित था। एक हिंदी और हिंदू नाम के साथ वो अपने को ऑपरेट कर रहा था, और ये दावा कर रहा था कि हाँ, मान लिया है भारत ने भी कि भारत के जहाज गिरा दिए गए हैं। तो जो क्लेम कर रहा है पाकिस्तान, उन हैंडल को यूज करके पाकिस्तान के पत्रकार भी जो फेक न्यूज है, मुझे नहीं पता कि वो मासूमियत भरे ये उनकी हरकत है या वाकई वो ये चाहते हैं कि फेक न्यूज का इस्तेमाल करके एक जो ये सूचना का जो युद्ध है, इस वक्त युद्ध दो तरह का हो रहा है। एक युद्ध हो रहा है जिसमें दोनों तरफ से हमला की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक बड़ा युद्ध छेड़ा जा रहा है वो ये कि दोनों देशों की आवाम को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, दोनों देशों की आवाम को फेक न्यूज के जरिए कैसे बताया जाए। क्योंकि आप ये देखिए कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रेत हो रहे हैं, इस वक्त ओतप्रोत हो रहे हैं लोग। मैं अभी देख रही थी एक छोटा वीडियो, किसी ने ट्वीट किया कि गाजियाबाद से एक ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन थी शायद, मेट्रो रेल, उसमें लोग जो है भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा कई छोटी जगहों पर, कस्बों में ये भी देखा गया कि लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं, यानी जो लोग स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, वो लोग भी बसों में, यानी एक तरह से सिर्फ ये सीमाओं पे युद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि दोनों देशों की जो आवाम है वो भी जिस तरह से इसको देशभक्ति के एक सिंबल के तौर पर देख रही है। हम देख रहे हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस इसको एक तरह का वॉर क्राई या मैं कहूंगी एक तरह के जंग में एक और आग में घी डालने का काम करने की कोशिश करें कि देखिए यही हमारा भारतीय होने की सबसे बड़ी पहचान है हमारी, कि हम ये कह रहे हैं कि हम इस युद्ध में भारत का समर्थन करते हैं। यहाँ 4 खिड़की में जो 4 लोग मौजूद हैं, यह कुछ कम भारतीय हैं उन देशभक्तों से जो वहां अपने ट्विटर हैंडल पे जाके ये कहते हैं कि भाई हम इस वॉर का समर्थन करते हैं। सिर्फ फर्क इस बात का है कि ये चारों लोग, मैं उम्मीद करती हूँ चारों खिड़कियों में अपनी बात तो कम से कम कह सकती हूँ। सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया जिन 3 ठिकानों का। जी जी, देखिए, इसकी जानकारी मुझे लगता है कि किसी के पास है नहीं। पाकिस्तान कह रहा है कि 8 लोग मारे गए, पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि 9 जगहों पे नहीं 6 जगहों पे हमला हुआ, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, और जिन 3 जगहों को पाकिस्तान इग्नोर कर रहा है वहां पे काफी भारी तादाद में दहशतगर्द जो जो लोग हैं वो मारे गए। तो मतलब इस क्लेम काउंटर क्लेम में मुझे लगता है कि हम इसमें आसानी से नहीं पढ़ सकते, जी क्योंकि जमीनी हकीकत क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जानना बहुत मुश्किल है। और मैं ये भी एक तरह से नाजरीन, हमारे दर्शक को याद दिला दूं कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट था,
वो स्टेटमेंट को काफी केयरफुली ड्राफ्ट किया गया इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये जो जीना है, जो एस्केलेटरी जो लैडर है, इस पे हम लोग हमको हम इस पे इसकी मतलब अगले जो है स्टेप तक हम नहीं जाना चाहते। जो अनफॉर्चुनेटली जो जो अल्ट्रा पेट्रियोटिक देशभक्ति या जो देशभक्ति को एक पॉलिटिकल या एक सोशल टूल देखते हैं, अक्सर वो पुश करते हैं गवर्नमेंट को, आर्मी को, कि आपका रिस्पांस और जो है कड़क होना चाहिए, और मतलब उस ये जो एस्केलेटरी लैडर है वो फौज को ऊपर भेजना चाहते हैं। तो ये आपने पॉइंट बड़ा सही उठाया कि भाई ये जो एक्शन हुआ है, आर्मी ने कुछ कहा है, जरूरी नहीं कि मतलब जनता जो है, जाहिर है कि लोग जज्बाती हैं, लोग चाहते हैं कि दहशतगर्दी का जो ये आतंकवाद का जो मसला है ये खत्म हो जाए, और लोग शायद इस बात में विश्वास करते हैं कि इन हमलों के बाद आतंकवाद जो हमले हैं ये खत्म हो जाएगा। हालांकि इतिहास गवाह है, बालाकोट के बाद जो घटनाएं घटी हैं, पहलगाम जो घटा है, ये गवाह है कि भाई इतनी आसानी से इन हमलों से जो है ये प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं राहुल बेदी की तरफ जाऊं, उनसे पूछूं कि बालाकोट और ये जो आज का हमला है इसमें क्या फर्क वो देखते हैं। उसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया, इसको सिंदूर ऑपरेशन कहा जा रहा है। जी राहुल बेदी। देखिए, ये तो जाहिर है कि दोनों तरफ पॉलिटिक्स भी डोमिनेट करती है ये मिलिट्री एक्शन से को, और जो मिलिट्री एक्शन है वो उसका डायरेक्ट पॉलिटिकल बेनिफिट दोनों तरफ और दोनों अवामों को के जरिए मिलता है। बालाकोट का जो था वो 2019 में हुआ, उसके बाद बीजेपी का जो इलेक्शन हुआ, बीजेपी बहुत मेजॉरिटी में आई, और ये भी अभी यहाँ फीलिंग है आवाम में और पॉलिटिक्स में और एनालिस्ट में कि ये जो मोदी साहब ने ये जो हमला आज ऑर्डर किया है उससे भी इनको पॉलिटिकल बेनिफिट और पॉलिटिकल प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमको लेके चलना चाहिए कि पॉलिटिक्स भी इसमें बहुत इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान की तरफ से तो आर्मी जो है, मिलिट्री जो है, वो तो मुल्क चलाती है, गवर्नमेंट तो उसी के कहने पे चलती है, मगर इंडिया में भी जो इंडिया की मिलिट्री है वो भी एक तरह पॉलिटिशियन जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो बालाकोट में जो इन्होंने प्रॉफिट किया और पॉलिटिकल प्रॉफिट किया, मैं सोचता हूँ कि जो आज हुआ है उसमें भी पॉलिटिकल प्रॉफिट का पोटेंशियल है, मगर जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि अगर एस्केलेशन ना हुआ और ये बात मोर और लेस यहाँ ढल गई तो फिर ठीक है। अगर ये एस्केलेशन होता है तो फिर तो इसका अंत बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन राहुल बेदी जी, यहाँ सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि आखिर किया क्या जाए। अगर जिस तरह से शहबाज शरीफ तो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जंग थोपी जा रही है, लेकिन हमारे ऊपर जब आतंकवाद थोपा जा रहा है तो भारत के पास ऑप्शन क्या बचा है? आखिर वो कैसे अपनी जनता को ये विश्वास दिलाए कि 140 करोड़ लोग सुरक्षित हैं, उनके बॉर्डर सुरक्षित हैं, जो हमारी सेनाएं हैं उनका तो यही काम है, सरकार की तो ये जिम्मेदारी है कि हमें सुरक्षित रखे वो। देखिए जी, बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है और जो इनकी दुश्मनी है वो एक बड़ी अनयूजुअल टाइप की है। ये दो मुल्क हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। कोई ऐसी हिस्ट्री में पिछले 60-70 साल परमाणु शक्ति जब वेपनाइज हुई है उसमें ये दो मुल्क हैं जो रेगुलरली आर्टिलरी फायर और स्मॉल आर्म्स फायर एक्सचेंज करते हैं अपने बॉर्डर पर। और ऐसा कोई दो न्यूक्लियर मुल्क नहीं है जो साथ साथ में हैं और वो अपना ऐसी उनकी सिचुएशन हो। तो इसका जो आपने सवाल पूछा कि आतंकवाद को ख़त्म करना है तो फौजों का इस्तेमाल ज़रूरी है, ये भी मैं मानता हूँ, मगर ये एस्केलेटरी लैडर जो है, और जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि अमेरिका भी चाहता है कि लड़ाई नहीं हो, मगर अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो पाकिस्तान को संभालना बहुत आसान था।
न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जो सिचुएशन है वो बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी हाँ। और ये मैं आपको इसका फुल जवाब नहीं दे सकता ब्लैक एंड वाइट में कि फौजों का इस्तेमाल करना चाहिए आतंकवाद खत्म करने के लिए, मगर और भी साधन हैं इंडिया के पास, जैसे IMF है, FAFT है, इकोनॉमिक मेजर्स हैं, इंडस वाटर पानी भी रोका है, और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फौज का तो मेरे हिसाब में एक लास्ट रिजॉर्ट है, मगर अब इंडिया ने ये जो स्टेप लिया है इसका मैं थोड़ा घबराता हूं कि इसका अंत क्या होगा। जी हाँ, अंत क्या होगा ये फिक्र आपको भी है, हमें भी है, अजय को भी है। अजय ये बताइए, फिलहाल खबरें छप रही हैं, लगातार नई खबरें भी आ रही हैं। वैसे मैंने कहा कि फेक न्यूज का पूरा कारोबार इधर भी है और उधर भी है। उधर ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि फेक न्यूज के जरिए बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए पाकिस्तान ने पहले ही बदला ले लिया है। अभी फिलहाल खबर आ रही है कि राजनाथ सिंह जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद और चीजों का जायजा ले रहे हैं। अभी क्या खबरें आप हमें दे सकते हैं, अभी फिलहाल क्या क्या डेवलप हो रहा है? देखिए, युद्ध के समय एक स्वाभाविक सी बात होती है कि फेक न्यूज जो है वो बहुत समंदर की तरफ फैलने लगता है। ये युद्ध की अपनी एक स्वाभाविक गति है। यहां पर हमें देखना पड़ेगा जो सबसे प्रमाणिक खबर अभी तक जो आ रही है, जिसके बाद बहुत सारी बातें हुई होंगी, वो प्रमाणिक खबर यही है कि भारत की तरफ से, जो भारत का आधिकारिक बयान है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के कुछ मतलब 9 ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसे भारत ये कह रहा है कि वो आतंकवादी ठिकाने हैं और इस तरीके से हमला किया गया है, जहां पर हमला किया गया है वो वहां से टेरर की प्लानिंग होती थी, वहां पर हमला किया गया। ये कोई उकसाव वाली बात नहीं है, भारत का ये कहना है। और जो बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं उनका ये कहना है, बहुत सारे बयान आए जिसमें ये कहना है कि 6 जगहों पर हमला हुआ है, जिसमें तकरीबन 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक बच्ची की भी मौत हुई है। तो अभी तक तो तकरीबन जो जो दो पक्ष चल रहा है, दो पक्ष अपने अपने बात रख रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध का ये मतलब कि ये ऐसी स्थिति होती है जहां पर फेक न्यूज का संसार बहुत ज्यादा चलता है। तो अगर हम आधिकारिक बयानों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालें तो वह निष्कर्ष यह निष्कर्ष पर तो पहुंचता ही है कि दरअसल हमला हुआ है और इसे पाकिस्तान भी मान रहा है। अब क्या क्या डेवलपमेंट होता है वह आगे देखने वाला होगा और इसमें थोड़ा सा हमें धीरज रखना पड़ेगा कि अगले कुछ घंटों में या थोड़ा समय देना पड़ेगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। लेकिन हाँ, ये एकदम निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस समय कि हमला हुआ है और इसे पाकिस्तान ने भी स्वीकार कर लिया है। अजय, अब इसमें अगर आम जनता के हम जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनकी संवेदनाएं समझने की कोशिश करें, 2 हफ्ते इस हमले को गुजर रहे थे। एक तरह का ह्यूमिलिएशन मैं कहूंगी या एक शर्मिंदगी, अपमान जैसा महसूस कर रहे थे कुछ लोग। वो अलग बात है कि उनमें वो लोग भी शामिल थे जो जंग नहीं चाहते। लेकिन अभी फिलहाल आप आम जनता में इस हमले को लेकर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? किस तरह से आप इसको भांप पाएंगे कि इसको आम लोग कैसे रिसीव कर रहे हैं? देखिए आरफा जी, जो जनता होती है ना, उसका मानस तैयार किया जाता है। मतलब जनता, हम और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे संगत में रह रहे हैं, लेकिन जो जनता होती है उसको सबसे प्रभावित तरीके से जो एलीट क्लास है, सत्ता का क्लास है, जो टीवी का नेटवर्क है, वह उसका मानस तैयार करता है। और जिस तरह का मानस पिछले 10 साल में तैयार किया गया है, वह मानस ऐसा है कि सोचना नहीं है किसी चीज के प्रति आलोचनात्मक नजरिए से, सीधे एक तरह का जिसको कहा जाता है कि पागलपन भरा प्रतिक्रिया देने की कोशिश करना। तो उस हिसाब से हम देखें तो यह बात तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि ये जो हमला हुआ है उसको आलोचनात्मक तरीके से जनता ना सोच पा रही है, ना ही हमारे देश में ऐसे माध्यम बने हुए हैं बहुत मजबूत तरीके से जो जनता को यह बताए कि वह आलोचनात्मक तरीके से इसे कैसे देखे। जैसे आलोचनात्मक तरीके से आप सरकार के जो डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान है उसी में देखिए, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात रखी कि वो उकसावा नहीं करना चाहते। लेकिन जनता की आप प्रतिक्रिया देखेंगी तो वहां पर आपको उकसावा साफ तौर पर दिखाई देगा। मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से तो आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैंने अभी देखा कि शायद इलाहाबाद या प्रयागराज में पटाखे छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, आप एक संप्रभु देश के नागरिक हैं, आपका हक बनता है, लेकिन सोचना चाहिए कि क्या ये जो 8 दशक से चली आ रही आतंकवादी कृत्य की कार्रवाई है, क्या इसका हल किसी तरह का युद्ध है या इस तरह का हमला है? इसी मतलब रवायत पर ही बहुत जाने माने विद्वान आकर यह बता चुके हैं कि युद्ध इसका अंत नहीं है, इसके लिए कुछ और ढंग से कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा।
ये सारी बातें हैं। एक और हैरानी की बात जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि इंग्लैंड में भी और यहाँ अमेरिका में भी कम से कम 2 ऐसे वीडियोस मैंने देखे जहां भारत और पाकिस्तान के लोग दोनों सड़कों पे आए हैं, 4-6 लोग उधर हैं, 4-6 लोग इधर हैं, अपने झंडे लेकर आ गए हैं और दोनों कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। तो यानी इस वॉर के पूरे माहौल को सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत के कुछ कम पढ़े लिखे लोगों का हम जिक्र करके, बल्कि वो लोग जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज गए हैं, जिन्हें विदेशों में पढ़ने का, जाने का, पढ़ने का मौका मिला, वो भी इसके शिकार हो सकते हैं। सिद्धार्थ, अब इसको इस तरह से अगर देखा जाए, फिलहाल अगर पाकिस्तान और भारत के हिसाब से पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के लिए भी अब ये जरूरी हो जाएगा, ये आतंकी हमला हुआ, इसको तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान की अवाम इस बात को स्वीकार करेगी, उनके इस झूठ या सच को मान लेगी? दूसरी बात यह है कि सेना का, मिलिट्री का जो दबदबा है, वो भी सरकार और सेना के बीच वहां जो बैलेंस है, उसके लिहाज से भी आतंकवाद को एक तरह की रणनीति के तौर पे पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है और सेना भी उसमें अपना रिलेवेंस हमेशा ढूंढती रहती है ताकि आम जनता के बीच ये बना रहे कि पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें हम कैसे देखेंगे इसको? नहीं, सवाल बहुत दुरुस्त है आपका। हम लोग हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं तो जाहिर है कि मोदी सरकार और मोदी और बीजेपी के पॉलिटिक्स पे ज़्यादा हम लोगों की नज़र रुक जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिनारियो बना हुआ है और जो आगे बन सकता है, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर इस सिचुएशन में है। क्योंकि यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान, जिसके बारे में हर कोई मानता है पाकिस्तान में कि गुज़िश्ता चुनाव में जीत उसी की थी, उसी की होनी चाहिए थी, लेकिन उसको डिनाई किया गया, उसको जेल भेज दिया गया। वो जेल में बैठा हुआ है और वो जो है जेल से ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, मतलब एक ओर पे वो कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी ओर पे कह रहे हैं कि मुझे कोई विश्वास नहीं कि तुम लोग हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ पाओगे। तो जेल से इमरान खान जो है उकसा रहे हैं। पाकिस्तान में जो जनरल साहब हैं, माना जाता है कि पिछले 15-20 मुशर्रफ के बाद शायद ही कोई ऐसा आर्मी चीफ इतना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल अपने आप को सोचने लगा है। तो इनके भी इनके भी इरादे हैं, इनके भी मंसूबे हैं vis-a-vis सिविलियन गवर्नमेंट। ही आल्सो हैज टू शो कि मैं एक काबिल हूँ जवाब देने के लिए। और शहबाज शरीफ जो हैं, एक तरह से अगर आप उनका बयान देखें तो उन्होंने ये बहुत तल्ख, मतलब एक तरह से जब आप पे हमला हुआ तो तल्ख रिएक्शन तो आपका होगा ही, लेकिन उन्होंने एक फ्रेज यूज किया कि ये ऐलान जंग है हिंदुस्तान की ओर से। रक्षा मंत्रालय कह रहे हैं कि भाई ये हम सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों पे हमला कर रहे हैं, जानबूझ के हमने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं किया और हम नहीं चाहते कि इस चीज को एस्केलेट किया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इसको ऐलान जंग कह दिया। एक बार आपने इसको ऐलान जंग कह दिया तो इसका मतलब ये है कि भाई एक तरह से आप अपने आप को हक देते हैं कि आप किसी भी तरह से आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये अंदरूनी पॉलिटिक्स पाकिस्तान का ये भी एक बहुत खतरनाक मोड़ पे है। आपने पाकिस्तान की अवाम के बारे में पूछा। पिछले 10 दिन से मेरी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के पत्रकारों से, उनके अलग अलग चैनल्स पे मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, बातें हो रही हैं और मतलब कि लोग एक तरह से पहलगाम के इंसिडेंट को लेके इतनी शक की नजर से देख रहे हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि इतना शक, और ये मतलब जैसे उनका मानना है कि भारत सरकार ने खुद किया है कि पहलगाम का जो कत्ल है ये भारत सरकार ने इसकी प्लानिंग की, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसको कहते हैं। और जब हमने उनसे सबूत मांगा तो वो कहते कि नहीं, लेकिन आप भी तो पाकिस्तान को सबूत नहीं दे रहे हो जब आप पाकिस्तान। मैंने कहा हाँ बात सही है, लेकिन कम से कम भारत पाक रिश्तों के हवाले से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसको हम 26/11 कहते हैं, जहां पे पूरे सबूत के साथ हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी हुकूमत को कन्फ्रंट किया कि भाई पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसी तंजीम बैठे हुए हैं जिन्होंने इस
खतरनाक दहशतगर्द हमले को अंजाम दिया और आप उन पे कार्रवाई कीजिए। पूरे सबूत के साथ हमने एक केस बनाया, लेकिन वो केस कहीं गया नहीं। हाफिज सईद जो है अभी भी एक तरह से ही इज अ फ्री मैन, और इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमने कहा कि ये इस हिस्ट्री को देखते हुए जब पहलगाम जैसा कांड होता है, बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि लोग उंगली जो है लश्कर तैयबा के खिलाफ उठाएंगे। तो हाँ, सबूत अगर दिया जाता तो हिंदुस्तान का केस और दुरुस्त होता। लेकिन हो सकता है कि सबूत आपके पास नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ने सबूत नहीं दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप वैसे ही एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये कह दें कि भारत सरकार ने खुद पहलगाम किया है। तो ये पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन जर्नलिस्ट भी थोड़ा सा जो है, मुझे लगता है कि इसको एक अलग अजीबोगरीब तरीके से देख रहे हैं। लेकिन वो भी नहीं चाहते कि जो भी कार्रवाई होती है ये एस्केलेट हो। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ओपिनियन, अगर हिंदुस्तान में लोग जैसे अजय जी बता रहे हैं कि भाई पटाखे छोड़े जा रहे हैं वगैरह वगैरह, शायद पाकिस्तान में इतनी उत्सुकता नहीं है। वो नहीं चाहते कि इस मामले को एस्केलेट किया जाए। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि नहीं चाहते हुए भी जो है दो देश एक कगार पे जाके खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, इससे पहले कि अजय मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि भारत की राजनीति को कैसे आप बदलते हुए देख रहे हैं आज के दिन के बाद। विपक्ष ये कह रहा है कि पूरी तरीके से हम भारत की सरकार के साथ हैं, जाहिर है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नरेंद्र मोदी की राजनीति क्या बदल सकती है, स्थिर रहेगी? इससे पहले राहुल बेदी जी मुझे बताइए कि अक्सर जब जंग की बात होती है, आज भी ये बात हो रही है, तो एक तरह का मुकाबला करने की कोशिश हो रही है कि कौन ज्यादा ताकतवर देश है, किसके पास ज्यादा हथियार हैं, किसके पास ज्यादा फौजी हैं, कौन किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते मुझे रियलिस्टिकली बताइए, मैं आज ये नहीं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप भारत में एक भारतीय देशभक्त होने के नाते बताइए, एक ऑब्जेक्टिवली इसको डिस्पैशनेटली देखिए, थोड़ा सा दूर हटके, कि कैसे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश, इनकी जो मिलिट्री पावर है, जो इनकी सैनिक शक्ति और क्षमता जो है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहूँगा कि जैसे सिद्धार्थ ने कहा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो थी वो फौज में भी उसका असर हुआ था। और आपको याद होगा कि एक साल पहले फौज के लाहौर कंटोनमेंट और बाकी कंटोनमेंट्स में भी फौज पर अटैक हुआ था, क्योंकि जो जूनियर अफसर हैं पाकिस्तान आर्मी के, कर्नल और उसके मेजर और कैप्टन जो हैं, वो इमरान खान के हिमायती हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ है आज, इसमें फौज का जो यूनिटी है वो अब कबूल कर दी गई है ये इंसिडेंट में। आपका सवाल है कि ये बराबरी का ये जो पाकिस्तान और इंडिया का राइवलरी है, मैं तो कहता हूं कि ये जिसको अंग्रेजी में सिमेट्रिक फाइट कहते हैं, कि बराबरी की चोट है। 19-20 का फर्क होगा, किसी के पास ज़्यादा टैंक हैं, किसी के पास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड फाइटर हैं या आर्टिलरी है, मगर बाय एंड लार्ज ये जो है ये बराबरी की चोट है। और इसका जैसे हमने देखा पिछले दो जंग में, 65 में और 71 में, 65 का जंग जो है वो मोर और लेस एक ड्रॉ जिसको कहते हैं वो था। 71 में भी हालांकि बांग्लादेश बन गया, मगर वेस्ट में इस तरफ लाहौर की तरफ और लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ ये बराबरी की चोट रही। तो ये इंडिया और पाकिस्तान का जो जंग है वो इजराइल गाजा का बराबरी भी नहीं हो सकती, और यूक्रेन और रशिया का भी मुकाबला नहीं हो सकता। ये एक बराबरी की चोट है। और तभी मैं कहता हूँ, और उसके मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के नाते और कन्वेंशनल पैरिटी होने के नाते ये एक इनडिटर्मिनेट सा इसका आउटकम है, और बातचीत के सिवाय हमारा इसमें कोई और इलाज नहीं है। लेकिन ये हैरानी की बात है, जरा सा मुल्क, एक छोटा सा मुल्क जिसका पूरा अस्तित्व ही भारत विरोध पे टिका हुआ है, अगर वो हमसे हमारी जो सैनिक शक्ति है अगर उसमें बराबरी कर पाता है, इतना बड़ा देश जो कि पूरी दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर भी है, क्या आपको ये बात हैरान नहीं करती कि इतना छोटा देश जो इतनी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जिसको कहा जाता है कि वो एक सुई तक नहीं बनाता, उसके पिछले 75 साल का इतिहास देखा जाए तो सिर्फ आपस में लड़ाई करना और सरकार पे सरकार बदल देना, सेना
का पूरा कब्जा होना, उसको विकास करने का मौका भी नहीं मिला। ऐसे में भारत और उनकी सैनिक शक्तियां बराबर हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये हैरानी की बात नहीं है? हैरानी की बात तो है, मगर दूसरा इंडिया का फैक्टर, ये चाइना का भी तो फैक्टर है, क्योंकि इंडिया की जो फौज है, इंडिया, वो कहते हैं कि इंडिया 2 फ्रंट पे लड़ाई करता है, एक पाकिस्तान से, एक चाइना से, और आधा फ्रंट जो है वो मिलिटेंसी या तो कश्मीर में है या नॉर्थ ईस्ट में है या माओइस्ट में है। तो ये जो इंडिया की जो फौजें बटी गई हैं ईस्टर्न फ्रंट, नॉर्दर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में, वो अब इस पे बहुत मुश्किल है। और अब बांग्लादेश का भी प्रॉब्लम हो गया है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो अहमियत है आपस में, वो भी एक ट्रबलसम और प्रॉब्लमैटिक चीज़ खड़ी हो गई है। तो ये इसमें जंग का आउटकम, और जैसे इंडिया ने कहा है कि हम टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, हम उसको नष्ट करना चाहते हैं, वो तो मेरे हिसाब में तो बहुत मुश्किल है। और मैं फिर तीसरी बार या चौथी बार दोहराऊंगा कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के नाते ये चीज़, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये इम्पॉसिबल है। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं अजय, जो दर्शक हमें अभी अभी जिन्होंने देखना शुरू किया है, ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए बता दें कि आप जब सो रहे थे, आप में से कुछ जाग रहे थे, तब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है। भारत ने कहा है कि उसने 9 ठिकानों पर, वहां जहां से आतंकवादियों के ठिकाने थे, उनको प्रोत्साहन मिल रहा था, उनको योजनाबद्ध तरीके से वहां पर हमला किया गया है। देश की तीनों सेनाओं के जरिए योजनाबद्ध तरीके से एक तरह का एक ज्वाइंट ऑपरेशन भी बताया जा रहा है। जाहिर है सिक्योरिटी की जानकार इसको ज्यादा बता पाएंगे कि इसको किस तरह से देखा जाए कि तीनों सेनाएं कैसे। नरेंद्र मोदी का वो बयान मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने बिहार की चुनावी धरती से कहा था, जहां आप हैं अजय, कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और कई लोग उस बयान को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी ने मिट्टी में मिला दिया है। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से भी बयान इस तरह के आ रहे हैं कि भारत के जो लड़ाकू विमान हैं, वो कह रहे हैं कभी 2 कभी 4 उनको मार गिराया गया है। इसमें फेक न्यूज और सच्ची खबरें और झूठी खबरें, इन सबको मिलाकर बताया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो भारत का कहना है साफ तौर पर, इसको जंग का नाम नहीं दिया जा रहा है, इसको पाकिस्तान के ऊपर हमले का नाम नहीं दिया जा रहा है। इसको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, 26 नागरिकों की हत्या कर दी गई बर्बर तरीके से, और इसका बदला लेने के लिए हम आतंकवादियों को ये सबक सिखा रहे हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करके हमारी कार्रवाई केंद्रित है, नपी तुली है और गैर बढ़ावा देने वाली है। मैं इसे हिंदी में बोल रही हूँ, अंग्रेजी में इसको कहा गया, और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। यानी ये तो कहा गया कि टेररिज्म के स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की गई है, उसको निशाना बनाया, लेकिन मिलिट्री किसी भी स्टैब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया गया है। और भारत ने अपने लक्ष्यों का चयन और जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके तरीके में उनका ये कहना है कि काफी उन्होंने संयम या बर्दाश्त से काम लिया है। यानी सीधे तौर पर किसी भी जंग या युद्ध के एक दावत के तौर पर भारत का ये स्टेटमेंट नहीं देखा जा सकता। अब मुझे बताइए अजय कि कोई भी चीज बिना पॉलिटिक्स के नहीं है। ये जो जंग है, या ये हमला है, या पहलगाम हुआ इससे पहले, या बालाकोट हुआ उससे पहले, सबकी अपनी पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स है। भारत की अपनी जो घरेलू राजनीति है, पाकिस्तान की घरेलू राजनीति है, और इन देशों की एक दूसरे के प्रति जो राजनीति है। अभी फिलहाल भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है, उसमें आप इस हमले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि वही बात है कि जो राजनीति है हमारे देश में, वो राजनीतिक शास्त्र किताबों से तो होती नहीं है। वो पहले एक माहौल बनाया जाता है, और जिस तरह का माहौल पिछले 10 साल में बना हुआ है, उस तरह के माहौल के हिसाब से देखें तो जो अभी आपने पढ़ करके सुनाया, जिस संयमित भाषा में भारत सरकार ने इस पूरे हमले को दिखाया है या बताया है, उस संयमित भाषा में ये पूरे नागरिकों के बीच में नहीं फैलेगा। नागरिकों के बीच में नारे के तौर में फैलेगा, जो सिंपल ये बात कहेगा कि भारत ने घुस करके पाकिस्तान में हमला किया, भारत ने ये किया, मतलब जिसमें एक उग्रता होगी, एक आक्रामकता होगी। और ये उग्रता और आक्रामकता की जमीन भारत में तैयार कर दी गई है। मैं अभी सुबह टहलने गया था, आपको सामान्य सी बात बताऊं, एक हमारे चाचा हैं, उन्होंने बहुत भोजपुरी अंदाज में कहा, वो नरेंद्र मोदी सरकार के आलोचक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मैं जानता हूं, जो चाहते हैं, जो कह देते हैं, वो करते हैं। अयोध्या उन्होंने कहा बनवाने के लिए बनवा दिया, उन्होंने 370 हटाने को कहा, 370 हटा दिया। उन्होंने कहा वही जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया था, आतंकियों को मिट्टी मिला देंगे, उन्होंने मिट्टी मिला दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो परसेप्शन, जो एक राजकुमारी बनती है हमारे समाज में,
वह रायशुमारी उसी विचार के केंद्र के तौर पर बनेगी जिस विचार के केंद्र को भाजपा पिछले 10 साल से पूरे देश में फैला रही है। इस तरीके से राजनीति, मतलब आप ये कह सकती हैं कि जो हवा का रुख है हाल फिलहाल अभी तक, भविष्य में उसे कौन जानता है क्या होगा। विपक्ष धीरे धीरे धीरज रख करके किस तरह की बातें करता है, क्या कहता है, वो एक अलग मसला है, भविष्य में क्या होगा। लेकिन अभी वर्तमान के हिसाब से मैं देखूं तो वहां पर यही दिखाई दे रहा है कि जो माहौल बना है उसी के अनुरूप ये कार्रवाई जनता में फैल रही है। मेरा सवाल अगला दोनों मेहमानों से है, सिद्धार्थ वरदराजन से भी और राहुल बेदी से भी, कि ये भी देखने की कोशिश हो रही है कि इसको पाकिस्तान तो इसको इमोशनल दिखाने की कोशिश करेगा, एक तरह के धार्मिक नारे के तौर पे मैं देख रही थी। जो मरियम नवाज हैं वो भी इसको कहने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले मैं बिलावल भुट्टो को भी देख चुकी हूँ कि वो कह रहे थे अगर पानी बंद होगा तो खून की नदियां बहेंगी। तो एक इमोशनल पॉलिटिक्स करने की ये कोशिश तो हो रही है साफ तौर पर। लेकिन अगर भारत के लिहाज से मैं देखूं और इन दोनों को मैं देखूं कि यानी बालाकोट, और उससे पहले अगर आप मुझे करगिल के बारे में भी बताना चाहें, और अब ये जो हमला हुआ है इसको अलग अलग तरीके से हम कैसे देखेंगे, कैसे, क्या इसका कोई मुकाबला, कोई कंपैरिजन, कोई पैरेलल किया जा सकता है? मेरी नजरों में जी 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 देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि और आपके सवाल को अजय के टिप्पणियों से भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर पिछले 7-8 साल हमको जो कश्मीर में घटनाएं घटी हैं, अगर इसके कुछ लेसन्स हैं, अगर ये कुछ इतिहास हमको कुछ सिखाता है, तो वो ये है कि आप आतंकवाद गुटों से और आतंकवादी हमलों से सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री सोल्यूशन जो आप ढूंढते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान पे हमला करेंगे, बालाकोट पे हमला करेंगे, पाकिस्तान, जैसे मोदी साहब ने ये फ्रेज शुरू किया कि घर में घुस के मारेंगे। इन चीजों से ये समस्या खत्म नहीं होने वाली है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको 2008, आपने कारगिल और चीजों का जिक्र किया, मैं 2008 का जिक्र दोबारा देना चाहूंगा कि जब बॉम्बे पे हमला हुआ और लश्कर ए तैयबा उसमें इन्वॉल्व था, हाफिज सईद उसमें इन्वॉल्व थे, भारत सरकार ने एक कूटनीतिक स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम सबूत को इकट्ठा करके एक केस बनाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, जहां पे हम ये दिखा पाए, साबित कर पाए किस हद तक पाकिस्तानी स्टेट, किस हद तक पाकिस्तान के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, किस हद तक ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और वो केस इतना एक तगड़ा केस भारत बना पाया। हाँ, हाफिज सईद को जस्टिस तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन 2008 के बाद 17 साल लगे, 17 साल, 2008 से 2025, जब जो है उस स्ट्रेटजी के असरात खत्म हो गए और दोबारा जो है सिविलियंस पे एक दरिंदगी से उनको मारा गया पहलगाम में। तो एक और पे आपका वो स्ट्रेटजी है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी ऑफ पुटिंग प्रेशर, जिसने आपको 17 साल एक तरह से महफूज रखा। और दूसरा अप्रोच है मोदी साहब का, बालाकोट वाला। बालाकोट आपने 2019 में किया और 6 साल के बाद आपके सरजमीन पे इस पहलगाम जैसा हमला हो रहा है। तो ये जो सोच है कि भाई मिलिट्री एक्शन से डिटरेंस क्रिएट होगा, ऐसा नहीं होता है। और भारत को एक मोर कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ टूल्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इस चीज से डील करेंगे। एक और तल्ख चीज सवाल मैं उठाना चाहूंगा। मैंने एक कर्नल साहब का, रिटायर्ड कर्नल का बयान सुना तकरीबन 1 हफ्ते पहले, शायद भगत उनका नाम है। उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया अपने लड़के के साथ, और बालक जो है अपने पिताजी से पूछते हैं, जो एक काउंटर टेररिज्म में एक्सपीरियंस्ड बालक, पुत्र जो है अपने पिता से पूछते हैं कि क्या पहलगाम में जो हमला हुआ ये हिंदुओं पे हमला था क्या? और कर्नल साहब कहते हैं कि जी नहीं, ये हिंदुस्तानियों पे हमला था। तो बेटा पूछता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों पे हमला था, तो फिर हिंदुओं से धर्म पूछ के उनको निशाना क्यों बनाया गया? और कर्नल साहब ने जवाब दिया, क्योंकि वो बंटवारे की राजनीति को
बढ़ावा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि आम हिंदुस्तानी जो है हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से नफरत करे। वो चाहते थे कि ये बात सारे हिंदुस्तान में फैल जाए कि धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम के आधार पे विक्टिम्स को का चयन किया गया और उनका कत्ल किया गया। और उन्होंने कहा कि भाई अगर हम इस पॉलिटिक्स को हराना चाहते हैं तो हमको ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि भाई हमको यूनाइटेड रहना पड़ेगा। और ऐसा जो है ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है इसके खिलाफ जो है हमको खड़ा रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम सबको एक तरह से हमको एहतियात बरतना पड़ेगा कि भाई ये जो इमोशनल एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ सर फिरे लोग या कुछ जो है पॉलिटिकल रोटी सेकने वाले लोग इस माहौल को, इस इमोशन का दुरुपयोग करते हुए अपने अपने पॉलिटिकल जो है रोटी ना सेके। मुझे लगता है कि ये भी एक पॉइंट है जो हमारे डिस्कशन में आना चाहिए। राहुल जी, ये बताइए कि अब आगे क्या होगा? अब इस हमले के बाद आप किस तरह से भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो पहले ही बिल्कुल एक तरह से अंग्रेजी में रॉक बॉटम कहें या पूरी तरीके से बहुत निचले स्तर पर हैं। अब इसमें अब आगे और बढ़ते हुए आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारे जो वहां के फिल्म स्टार्स हैं जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है, जो सरहदों के दोनों पार के स्टार्स बन गए थे, उनके भी ट्विटर हैंडल्स बैन कर दिए गए हैं। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार इस तरह के जंग के मैं कहूंगी, जैसे अजय ने कहा कि एक नारेबाजी की भाषा में इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान की तो मजबूरी है क्योंकि धर्म के आधार पर बना ये देश, तो हर चीज में धार्मिक जो नारे हैं उन्हें वही लगाए जाते हैं। तो इसीलिए आर्मी चीफ ने भी इससे पहले जो भाषण दिया, वाहियात एक भाषण जिसमें हिंदू और मुसलमानों को कहा कि वो अलग ही पैदा हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में ये सेना आगे चल रही है, मिलिट्री आगे चल रही है। ऐसे में अब आप मुझे बताइए दोनों देशों के बीच अब क्या आप बदलते हुए देखेंगे? देखिए, हकीकत ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो दोस्ती है या सुलह है वो मैं नहीं देखता। हमको ऑलमोस्ट 80 साल हो गए हैं कि हम एक दूसरे से जंग लड़ते हैं, हम एक दूसरे को नीच करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर को जो मिलिटेंसी है उसको लगभग 36 साल हो गए हैं और जो मिलिटेंसी वहाँ है वो भी अभी उसका अंत नहीं आया। तो मैं देखता हूँ कि आगे जो दिन हैं उनमें इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो और ख़राब होंगे। और ये जंग का ये जो आज हुआ है उसका आउटकम, उसका जो नतीजा है वो क्या होगा, ये तो अगले 48 घंटे 72 घंटे में पता लगेगा। क्योंकि पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो जल्दी आएगा, क्योंकि उसकी आवाम भी चाहती है और उसकी फ़ौज भी चाहती है। और मैं तो ये भी सोचता हूँ कि पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका फ्यूचर भी थोड़ा कमज़ोर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री टेक ओवर होने वाला है, मगर वो जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो और कमज़ोर हो जाएगी। और जो आवाम है पाकिस्तान की वो भी फ़ौज की तरफ देखेगी, क्योंकि उसका भी कॉन्फिडेंस जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट में नहीं है। मगर इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो मैं देखता हूँ कि ये बेहतर नहीं होगा और ये और ख़राब होता जाएगा। इसका अंत क्या होगा ये तो टाइम विल टेल। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पे ये एक संकट की घड़ी है दोनों देशों के लिए, भारत के लिए भी मैं कहूंगी। ऐसा नहीं है क्योंकि जिस तरह की बदले की कार्रवाई की बार बार बात कर रहा है या कश्मीर में जिस हमले का जिक्र हो रहा है, अभी अपुष्ट खबरें हमारे पास आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो जो मिलिट्री है, जो वहां की सेना है, वो भी पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि इसको भी एक तरह के एक युद्ध के एक अपील के तौर पर अपने लोगों को एकजुट करने के तौर पे। मैं देख रही थी पाकिस्तानी जो हैंडल्स हैं उनकी तरफ से बयान आ रहे थे कि भाई देखिए तमाम तरह के राजनीतिक भेदभाव भूल जाइए, अब हम सिर्फ एक देश, एक सेना, एक सरकार होकर लड़ेंगे हम इतनी बड़ी ताकत से। छोटा मुल्क है, जाहिर है उसके पास उसकी अर्थव्यवस्था भी छोटी है और इसीलिए लगातार भारत को एक बड़ी ताकत दिखाकर एक डर की भावना से पूरे स्टेट को एक तरह से उसका प्रबंधन करने की या उसको उसको शासित करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाती है। लेकिन खबर अभी शुरू हुई है, खबर यहाँ खत्म नहीं हुई है। इस हमले के बाद से इस खबर का खात्मा नहीं होगा। जो पहलगाम में शुरू हुआ, न जाने
वो कहाँ जाकर रुकेगा। मैं राहुल बेदी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि शायद हम इस वक्त इस क्षमता हमारे पास नहीं है, इंसान या पत्रकार होने के नाते, कि हम ये देख सकें कि आने वाले दिन नहीं बल्कि आने वाले घंटों में क्या होगा। लेकिन एक बात का हम दावा और वादा जरूर कर सकते हैं कि हमारी पैनी नजर रहेगी हर खबर पर। हम फेक न्यूज का भांडाफोड़ भी करेंगे और आपके सामने यहाँ सच्ची और पक्की खबरें खासकर इस मुद्दे पर लाते रहेंगे द वायर पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए।